हाँ भाई, तो जैसा थंबनेल में लिखा है बैलेंस शीट इज़ फेक, वो क्यों मैं बताता हूँ आपको। अभी 11th 12th और सी में फाउंडेशन में तो इतना ही सीखा हमने कि इंटर में भी कि बैलेंस शीट बनाना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन मैं भी जब यहाँ पे काम करता हूँ तो मैं इतना पागल हो गया ना देख कर यहाँ पे। मतलब जो बैलेंस शीट बनाने के लिए हम इतना ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं कि बेड टैली हो जाए, सारे एडजस्टमेंट प्रॉपर हो जाए, उसके पीछे की जो वर्किंग है वो करना कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर वर्किंग में बताऊँगा ना आपको, आप बोलोगे कि यार टैली बहुत ज़्यादा ईजी है बैलेंस शीट बनाना। मैं अभी सब चीज़ें डिटेल में बताता हूँ, ठीक है। तो अभी सीन कैसा होता है, साल के स्टार्ट से लेके एंड तक जितने भी आप उसके अंदर एंट्री करते हो टैली के अंदर या फिर कोई भी जो आपका सॉफ्टवेयर है, आप सेल की एंट्री करते हो, आप परचेस की एंट्री करते हो, बैंक एंट्रीज करते हो, सर आप अपनी क्लोजिंग मैच कर लेते हो। तो ये जो टैली है ये ऑटोमेटिक ही बैलेंस शीट बनाने लगता है उसका। जो भी डाटा आप उसमें डालोगे, टीडीएस की एंट्री कर रहे हो, आपने टैक्स पे किया या फिर जो भी हो रहा है आपका, सब आपने एंट्री कर दी, तो ये ऑटोमेटिकली उसकी बैलेंस शीट बनाना चालू करता है। और साल के एंड में आप जब रिको विको कर लेते हो सब, आपका रिको अगर प्रॉपर हो रखा है ना, तो आपके टैली के अंदर जो डाटा पड़ा है वही आपका फाइनल है। और उसमें बैलेंस शीट करके एक ऑप्शन रहता है आपको, तो सब डाटा आपका रेडी है, आपको उसमें से ही बैलेंस शीट एक ऑप्शन होगा, वहाँ पे जाओगे तो सब चीज़ वहाँ से मिल जाएगी। सेल कितनी है, परचेस कितनी है, फिर आपका कितना प्रोविजनल है, सब पेबल कितना है, रिसीवेबल कितना, सब डाल रखा है उसके अंदर। आपको बस कॉपी पेस्ट करना है, यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया, बस। यहाँ पे टैली में देखना है अमाउंट, और एक्सेल के अंदर पेस्ट हाथ से लिखना है, और आपकी बैलेंस शीट रेडी, कुछ नहीं करना। तो वो बुक्स में जितना पढ़ाते हैं हमको कि बैलेंस शीट कैसे रेडी करनी है, वो पता नहीं, वो बहुत पुराने तरीके हैं, शायद अभी भी होता है या नहीं, बट सबसे ईजी तरीका तो यही है अभी जो मैं अभी देख रहा हूँ यहाँ पे। और मैं मतलब मुझे सोच रहा यार, इतनी मेहनत की हम लोग ने, टैली करने की कोशिश की, टैली नहीं हो रहा है। स्कूल में इतना सब सिखाया गया, मतलब कॉलेजेस में इतना सिखाया गया कि टैली बैलेंस शीट बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भाई इंपॉर्टेंट क्या, उसकी पीछे की वर्किंग कौन बताएगा। मैं आपको बताता हूँ, जो सेल हमको बस अमाउंट दे देते ना कि आपकी 10 लाख की सेल है, आपकी 1 करोड़ की सेल है, तो और आपकी इतनी सेल्स रिटर्न है, उस सेल कंफर्म करने के लिए कितनी वाट लगती है पता है। यहाँ पे मैं बताता हूँ, देखो। अभी पूरे साल में ट्रांजैक्शन होते हैं आपके कितने करोड़, 2 करोड़, और बड़ा क्लाइंट रहेगा तो 5-9 करोड़, मतलब मीडियम साइज़ में बोल रहा हूँ। जैसे हमारी फर्म में है एक क्लाइंट है, उसका 19 करोड़ टर्नओवर है, मैं सबसे बड़ा क्लाइंट वही है। उससे नीचे एक है, उसका 8-9 करोड़ टर्नओवर है। उनके एक साल में तकरीबन बिल है, तकरीबन काउंट करूँ मैं तो 500-600 बिल या फिर 1000 बिल भी पकड़ लो, आराम से रहेंगे। अब वो बिल पूरे साल में बिल बने, कुछ बिल कंफर्म हुए, कुछ बिल कंफर्म नहीं हुए, कुछ बिल उन्होंने बोला है कि कैंसिल करो, बट हमने कैंसिल नहीं किया, अभी तक हमारे टैली में ही पड़े, तो उसका पूरा का पूरा रिको होता है। अभी मैंने रिको किया जैसे ऑडिट में, जैसे कि अभी जीएसटी पोर्टल पे हमने कितने बिल दिखाए हैं और हमारे टैली में कितने पड़े हैं, तो उसका रिको पूरा होता है। और रिको होने के बाद आपको यहाँ से प्लस करना है, माइनस करना है, पूरा मगजमारी है, बहुत मगजमारी है। और पूरा मगजमारी के बाद आपको जाके दिखता है कि यहाँ पे आपकी सेल कंफर्म है, आपकी सेल होगी कंफर्म। अभी अपने टैली के अंदर आपकी सेल कंफर्म हो गई, उतनी ही सेल आपकी पोर्टल पे भी आनी चाहिए, उतनी ही सेल आपकी जो आप जीएसटी समरी बनाते हो हर महीने, जो क्लाइंट को भेजते हो एक एक्सेल के अंदर, तो पूरी साल की सेल जो है एक एक्सेल में पड़ी होती है, समरी कहते हैं, मतलब मैं बाद में कभी बताऊँगा अच्छे से। तो उतनी ही सेल आपकी समरी में भी आनी चाहिए, उतनी ही सेल आपके टीआईएस में भी आनी चाहिए। तो ये चारों चीज़ें मैच करनी चाहिए। कहीं पे भी मैच नहीं कर रही, मतलब आपने कहीं पे गड़बड़ कर रखी, तो इतना सब मैच करना पड़ता है। एक बड़ा क्लाइंट को फाइनल करने के लिए कम से कम पूरा दिन जाता है, पूरा दिन। अगर उसमें बहुत सारे एडजस्टमेंट कर रखी है, आपको पता नहीं है क्या करना है, मतलब काम पता है बट एडजस्टमेंट कब हो रखी है, किसने की है पता नहीं। अभी आप नया नया काम कर रहे हो, दिन भी जाएगा, अगर कम पड़ा तो 2 दिन भी आ सकते हैं। और अगर बार ऐसी कोई चीज़ें हैं जो आपको क्लाइंट से पूछना है, तो क्लाइंट कब बताएगा आपको नहीं पता, आप उसको मेल कर रहे हो, व्हाट्सअप कर रहे हो, वो बोलेगा हाँ मैं अभी देता हूँ, शाम में देता हूँ, कल देता हूँ, ड्यू डेट पे ड्यू डेट पास में आते जा रही है, उसको आप बोलते जा रहे हो, और नहीं कम से कम अच्छा खासा टाइम लग जाता है। तो सिर्फ सेल कंफर्म करने के लिए ही टाइम लगता है, सिर्फ सेल, ठीक है। अभी तो मैं बाकी चीज़ों पे आया भी नहीं हूँ, सेल की बात कर रहा हूँ। जो सेल्स रिटर्न होती है ना,
तो उसको क्रेडिट नोट बोलते हैं। तो क्रेडिट नोट जब आप डालते हो तो मतलब वो सेल्स के अगेंस्ट में सेल्स रिटर्न है, तो उसको भी आपको कंफर्म करना है। उसके बाद परचेस, फिर तो परचेस आ गए, फिर परचेस भी पूरे साल में रहती है। अब जब 500 अगर सेल के बिल है तो 1000 बिल तो परचेस के होगी होगी, उसका डबल ही होगा हमेशा। तो परचेस कंफर्म करोगे, परचेस हो गया। उसके बाद डेबिट नोट, ठीक है, डेबिट नोट मतलब होता है आपका परचेस रिटर्न, ठीक है। सेल हो गई, क्रेडिट नोट हो गया मतलब सेल्स रिटर्न, परचेस, परचेस रिटर्न यानी डेबिट नोट। ये तो आपका सिर्फ सेल परचेस ही हुआ अभी तक। इसके बाद बैंक एंट्रीज करोगे। अब बैंक एंट्रीज में कैसा होता है, आप बैंक एंट्रीज तो करते हो, लेकिन देखा कभी कभी अपनी स्टेटमेंट खोल के वहाँ पे खाली ट्रांजेक्शन का नंबर लिखा होता है, कुछ लिखा नहीं होता आगे। तो उसको ऑडिट क्यूर में डालते हैं हम लोग, यानी सस्पेंस अकाउंट में, कि अभी तक हमको भी नहीं पता कि ये ट्रांजेक्शन कहाँ पे हुआ है, पार्टी को पैसा दिया है, पार्टी से पैसा आया है, या फिर किस चीज़ का पेमेंट हुआ है, कहाँ से पैसा आया, कुछ नहीं पता। फिर वो सस्पेंस अकाउंट पूरा क्लियर करवाना पड़ता है। और एक क्लाइंट की कम से कम 1500-2000 एंट्री रहती है पूरे साल में, वो पूरी क्लियर करवानी पड़ती है, वो हाथ से एंट्री करनी पड़ती है। एक CSV फाइल का भी ऑप्शन होता है जिसमें आप सारे बैंक एंट्रीज को टैली के अंदर इंपोर्ट करवा लेते हो। लेकिन अगर उधर भी नाम नहीं आ रहा हो ना, तो क्लाइंट से फिर पूछना पड़ता है कि ये एंट्री का कहाँ से पैसा आया है, कहाँ पे पैसा गया है। तो समझ लो 2000 एंट्री, और ये एक ही क्लाइंट की बात कर रहा हूँ मैं, मतलब सारे क्लाइंट नहीं, एक ही क्लाइंट की बात कर रहा हूँ। एक क्लाइंट में इतनी मगजमारी है कि जहाँ पे आपको 3-4-5 दिन जा रहे हैं कम से कम आराम से। अगर आप एक नया काम लेके बैठे हो क्लाइंट का और ड्यू डेट भी पास में, तो आपको ये सारी चीज़ें करनी है। ये भी हो जाएगी तो फिर आपको मैचिंग भी करनी है। सेल जैसे मैच कर ली, परचेज भी मैच कर ली, और जैसे सेल को 4 जगह से मैच कर तो परचेज को भी 4 जगह से मैच करना पड़ेगा। ये हो गया। अब आपकी बैंक एंट्रीज होगी, और क्या आता है उसके अंदर, बस इतनी चीज़ें मेरे ख्याल से। बाकी आपकी बैंक एंट्रीज प्रॉपर हो रखी है कि नहीं। अगर ज़्यादातर कंपनीज जो अकाउंटेंट रखती है तो वो TDS की एंट्रीज भी करती है कि आप कितना TDS पे किया, मतलब डिडक्ट किया है, हमने कितना पे किया है, उन सब की एंट्रीज रखनी पड़ती है। तो इतनी वर्किंग है। और बैलेंस शीट नहीं बने अभी तक मैंने, बैलेंस शीट में जो बनाने की जरूरत भी नहीं है। ये सब चीज़, अगर ये सब चीज़ें मेरे प्रॉपर है ना, तो टैली ऑटोमेटिक उसके बैलेंस शीट बना देते हैं। बैलेंस शीट वो ऑटोमेटिक बना देगा, आपको बस वहाँ से डाटा कॉपी करना है, अपने एक्सेल के अंदर पेस्ट करना है, उसकी ये बनाओ, एक्सेल में PDF बना लो, फिर उसकी फिर पोर्टल पे अपलोड करो ऑडिट के टाइम पे। और ITR के टाइम पे तो बस वो डाटा फिल करना है कि कितनी सेल है हमारी, इतनी परचेस है, वो सब डाटा डालो और पोर्टल पे अपलोड कर दो। देख लो इतना ईजी है। यहाँ पे बैलेंस शीट बनाना, बैलेंस शीट हो गया, आपका PL हो गया। और हाँ, ट्रेडिंग अकाउंट, अगर बहुत लोग ये सोच के बैठे हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट तो हर कंपनी के साथ में बनता है, तो वो ये भूल जाओ, मैं भी यहाँ पे भूल गया हूँ आगे। क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट तब बनता है जब सामने वाला बंदा मैन्युफैक्चर भी कर रहा हो। अगर मैन्युफैक्चर नहीं करता ना, तो उसका ट्रेडिंग को PNL भी घुसा देते यहाँ पे, मतलब ट्रेडिंग PNL साथ में बन जाएगा और आपका बैलेंस शीट अलग, बस इतना 2 ही चीज़ बन जाएगी। अगर फर्म है तो फिर आप पार्टनर एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनेगा, और भी 2-3 चीज़ें है, कैपिटल अकाउंट बनेगा, बट ज़्यादा यहाँ पे कुछ नहीं है। तो हाँ, उसके तो आपके बैंक चार्जेस जो होते हैं, बैंक चार्जेस जो लगते हैं हमको, तो उसकी भी एंट्री करनी पड़ती है आपको बैंक के अंदर। और सिर्फ जैसे कि मुझे 5 रुपये 61 पैसे का बैंक चार्जेस लगे, ठीक है, 5.61 रुपीज़, तो उसमें टैक्स भी लगाता है, क्योंकि अगर चार्ज ले रहा है ना, सर्विस चार्ज ले रहा है बैंक हमसे, तो उसमें टैक्स भी इंक्लूड हो जाता है, तो आपको वो भी अलग करना पड़ता है। जैसे कि 5 रुपये 5.61 मुझे ये लगा है, तो उसमें से मुझे CGST HST अलग करके लिखना पड़ेगा बैंक एंट्री में, और टैक्स वैल्यू को अलग लिखना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, ताकि जब मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा तो उसमें वो टैक्स अमाउंट अलग से दिखेगा, और वो मैं अपने बैलेंस शीट में दिखा सकता हूँ। बैलेंस विद रेवेन्यू अथॉरिटीज़ करके ऐसा कुछ नाम होता है। देख लो इतना सब है, हमको कभी बताया गया ये सब नहीं, मुझे अभी मालूम आके पड़ा, मुझे अभी मालूम पड़ा है। तो इसलिए मैं कहता हूँ बैलेंस शीट इज़ फेक। तो क्या रखा है बैलेंस शीट में, जब बैलेंस शीट बनानी नहीं है तो तुमको उसके पीछे वर्किंग अगर बता दिए थे ना, 11-12 अभी कि इतनी वर्किंग करनी पड़ती है, कोई नहीं बताएगा 11 इतनी वर्किंग करनी पड़ती है। अगर कोई पहले बता देता कि इतनी वर्किंग होती है, तब तैयार होके आते। अब यहाँ पे आके इतना हैरान हो रहा हूँ मैं। ठीक है, बस यही बताना था आप लोग को। बाकी और जैसे जैसे नए टॉपिक आते जाएंगे मैं उसका वीडियो बनाते जाऊँगा। बट ये तो चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि एक छोटा सा क्वेश्चन जो इतना सा दिया होता है अपना हमारे बुक में, या फिर इतना बड़ा शायद, तो इतने से क्वेश्चन के पीछे कितनी बड़ी वर्किंग होती है। और हमको बस ऐसे ही दिया जाता है एग्जाम में, कह दिए लीजिए ये आपका फाइनल अकाउंट है, इससे बनाइए। चलो कोई नहीं, अभी आपको शायद मालूम पड़ गया होगा। तो जब भी आप फाइनल अकाउंट बनाओ तो समझ जाना कि उस छोटे से क्वेश्चन के पीछे इतनी बड़ी वर्किंग पीछे छुपी है। ठीक है, शायद आपको फॉर्म में आने के बाद काम में आ जाए।
चलो मिलते हैं।